Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में PT6 इस पेपर का डिस्कशन हमें करना है। पेपर जेईई पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। लेवल की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हो, केवल आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। 4 कंपाउंड का लिस्ट आपको दे रखा है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिवली नहीं दे सकता। ये कंपाउंड आपको क्या दे रखे हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड है, फर्स्ट हो गया CuCl2, सेकंड है अपने पास HgCl2 और थर्ड हो गया ZnCl2, फोर्थ हो गया एनिलीनियम क्लोराइड C6H5 NH3 प्लस Cl माइनस। इन सभी कंपाउंड का अगर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, Cl माइनस एक्वस क्लोराइड आयन, क्योंकि क्लोराइड आयन के लिए ही क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो किसी के भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर Cl माइनस आयन का सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल होगा तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट वहां से पॉजिटिव आ सकता है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना आपको समझ में आ गया कि एक्वस सॉल्यूशन में Cl माइनस आयन का सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तभी जाके ये पॉजिटिव टेस्ट आपको मिल सकता है। CuCl2 एक्वस सॉल्यूशन में अच्छा खासा सॉल्युबल होता है, तो यहां से भी Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगा। ये सभी एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्युबल है, लेकिन HgCl2 स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ये बेसिकली एज अ प्रेसिपिटेट होगा। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे तो Cl माइनस आयन का जो सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के जो रिएजेंट है उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा और पॉजिटिव टेस्ट आपको नहीं दिखाई देगा। अब मैं टेस्ट आपको एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूं कि कोई भी अपने पास सॉल्यूशन है जिसमें Cl माइनस एक्वस आयंस प्रेजेंट है, इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, डाइक्रोमेट के साथ। डाइक्रोमेट आयन के साथ क्या बनता है, CrO2Cl2। ये बेसिकली कौन से कलर का होता है, डीप रेड वेपर्स यहां पे आपको मिल जाता है। फिर CrO2Cl2 का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो बेसिक मीडियम है क्रोमियम +6 में प्रेजेंट है। बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, डाइक्रोमेट या क्रोमेट, क्रोमेट आयन। तो यहां से क्रोमेट आयन का सॉल्यूशन हमें मिलता है। सॉल्यूशन बेसिकली कौन से कलर का होगा, येलो कलर का। डाइक्रोमेट आयन नहीं है, क्रोमेट आयन है, और क्रोमेट आयन का जो सॉल्यूशन है ये येलो कलर का ही होता है। अगेन ये जो क्रोमेट आयन का सॉल्यूशन है इसके रिएक्शन अगर हम लेड एसिटेट के साथ करेंगे, लेड एसिटेट के साथ अगर करेंगे तो लेड क्रोमेट बनेगा, और ये अपने पास PPT होता है येलो कलर का। तो ये कंप्लीट क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, लेकिन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड माइनस आयंस के लिए सॉल्यूशन में क्लोराइड माइनस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में सफिशिएंट अगर प्रेजेंट होंगे तो ही ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो कौन सा आंसर हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है। जहां पे HgCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करेंगे तो Cl माइनस आयन का सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सोडियम बोरेट ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड C2H5OH gives a compound A which burns with green edged flame. Compound E can be। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सोडियम बोरेट का जो टेस्ट आपने पढ़ा है बस वही आपको रिकॉल करना है। सोडियम बोरेट का क्या फॉर्मूला है, इसके कंपाउंड आप खुद भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद क्या कंपाउंड मिलेगा बहुत इजीली आप गैस कर पाओगे। सोडियम बोरेट का क्या फॉर्मूला है, Na3BO3। तो बेसिकली क्या प्रेजेंट है, Na प्लस प्रेजेंट है, BO3 3 प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये एसिडिक प्रोटॉन यहां से रिमूव कर लेगा, कितना हो जाएगा H3BO3। और किसके साथ रिएक्शन करवाना है, C2H5OH के साथ इन एसिडिक मीडियम। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपने पास है ही सही, तो आप एक बार इसको देखना थोड़ा सा। इनफैक्ट आप ऑर्गेनिक की तरीके से देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि यहां से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ बर्न होता है। प्रोडक्ट आपको बताना है। एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे ये लॉन पेयर H+ को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+ में। OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अपने पास कौन है, C2H5OH, और यहां से अल्टीमेटली अटैचमेंट किसका होगा, C2H5O- का। 3 टाइम्स आप अटैच कर दो, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है
और ये ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर अपने पास कितना हो गया? 4। फोर्थ ऑप्शन में ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है, बोरोन है C2H5O और ये 3 टाइम्स है। आप थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में एक लंबा सा पैसेज टाइप आपको कुछ दे रखा है, उस पूरे पैसेज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आप आंसर बता सकते हो। पैसेज में अपने पास क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और लास्ट में गैस आपको मिल रहा है। ये आइडेंटिफाई करना है कि ये गैस कौन कौन सा एक्शन शो कर सकता है। टोटल 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शन में 3 रिएक्शंस आपको दे रखी है। इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट में जो आपको गैस मिल रहा है, कौन सा रिएक्शन ये गैस शो कर सकता है। तो 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। Na2SO4 BaCl2 दोनों का एक्वस सॉल्यूशन होता है, दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं। क्या बनेगा? BaSO4, और BaSO4 वाटर सॉल्युबल नहीं होता है तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा यहाँ से। इसके बाद क्या करना है? व्हाइट प्रेसिपिटेट को फ्यूज करना है Na2CO3 के साथ और चारकोल के साथ फ्यूज करना है। फ्यूज करना मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे आप इसे हीट करोगे, प्लस Na2CO3 और कार्बन भी अपने पास है। पहले तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? Na2SO4 बन जाएगा प्लस बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये बेरियम कार्बोनेट अगेन अपने पास एक प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट होता है। Na2SO4 सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट का फ्यूज हमें करना है कार्बन के साथ। तो क्या होगा? सल्फेट आयन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। Na2S सोडियम सल्फाइड बनेगा, सोडियम सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सोडियम सल्फाइड पे आ जाते हैं। आगे इसमें क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन आपने सोडियम सल्फाइड का प्रिपेयर कर लिया। ऐड डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट दिस सॉल्यूशन। डाइल्यूट H2SO4 आपको यूज करना है। तो कितना बन जाएगा? H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा तो S2 माइनस से क्या बन जाएगा? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको मिल गया। अब आपसे ये पूछा है कि गैस G विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। टोटल 4 ऑप्शंस गिवन है, आइडेंटिफाई करना है कि गैस G कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो कर सकती है, कौन कौन सा रिएक्शन शो कर सकता है। पहला क्या हो गया? इट टर्न्स लेड एसीटेट फिल्टर ब्लैक। बिल्कुल सही बात है। लेड एसीटेट का जो फिल्टर होगा उसमें से अगर आप H2S गैस पास करोगे तो H2S से आपको क्या मिलेगा? सल्फाइड आयन, और लेड एसीटेट से क्या मिलेगा? Pb2 प्लस। ये लेड एसीटेट होता है, H2S के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना सकता है? PbS, और PbS कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का। तो पहला तो ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं। इट टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 फिल्टर पेपर ग्रीन। तो K2Cr2O7 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस होके कहाँ चला जाएगा? +3 में, Cr2O3 सॉलिड, और ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। सल्फर को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुंचा देगा? SO4 माइनस सल्फेट आयन तक। सेकंड भी पॉसिबल है और सिंगल चॉइस ही आंसर है, मतलब कि थर्ड भी करेक्ट होगा और फोर्थ ऑल ऑफ दीज है। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? फोर्थ। थर्ड रिएक्शन भी आप एक बार देख लो। इट प्रोड्यूसेस पर्पल कलरेशन ऑफ फिल्टर पेपर मोशन्ड विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऑलरेडी मेड अल्कलाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है और उसमें से अगर H2S गैस पास करते हैं तो पर्पल कलरेशन आता है। देख लेते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का क्या फॉर्मूला होता है? Na2FeCN5NO, और इसमें अगर आप H2S गैस पास करोगे बेसिक मीडियम में तो यहां पे जो कंपाउंड आपके पास मिलता है, देखना वो Na4FeCN NOS। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों नहीं होता है। आयरन यहाँ पे पहले भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट था, अभी भी ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है, लेकिन एक नया कंपाउंड बन जाता है और ये कंपाउंड बेसिकली वायलेट कलर का है। इसका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो वायलेट कलर का सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है इसके साथ ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके ये पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है विच इज व्हाट? वायलेट इन कलर। तो टोटल 3 रिएक्शंस आपको दे रखा था H2S के बारे में, तीनों रिएक्शंस यहाँ पे सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अभी तक कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 1 2 3, फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी एनायंस इवॉल्व ब्राउनिश गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl के साथ रिएक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करना है, और ब्राउन गैस बेसिकली कौन सी होती है, NO2। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जितने भी एनायंस आपको दे रखे हैं उन सारे एनायंस से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपको नाइट्रेट आयन से मतलब है और नाइट्राइट आयन से मतलब है। तो ये जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस बना सकता है विच इज ब्राउन गैस, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको नहीं दे रखा है, तो केवल यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, नाइट्राइट आयन। ये अपने पास डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके NO2 गैस यहां से रिलीज हो सकता है विच इज ब्राउन इन कलर। तो बोथ NO3 minus and NO2 minus, this should not be answer, only NO2 minus radical will release NO2 gas which is brown in color when reaction with dilute or concentrated HCl। तो इसका आंसर अपने पास कितना हो गया, 1। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे ऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं। एक दो क्वेश्चंस आप इसमें और देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक दो क्वेश्चन यहां पर स्किप हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखना, अ मिक्सचर इज नोन टू कंटेन नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन बिफोर परफॉर्मिंग ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO3 minus आयन, aqueous solution should be made free of NO2 minus ion and this can be done by heating aqueous extract with। तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपको पता होना चाहिए, और ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे फेमस टेस्ट है ये ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, जो नाइट्रेट आयन होता है NO3 माइनस आयन, इसकी प्रेजेंस के लिए करते हैं। और अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन में नाइट्राइट आयन भी प्रेजेंट है, NO2 माइनस आयन प्रेजेंट है, तो ये इस टेस्ट के साथ इंटरफियर करेगा। तो सबसे पहले आप NO2 माइनस आयन को यहां से हटा दो, NO3 माइनस आयन और NO2 माइनस आयन का मिक्सचर है, इसके लिए आपको ब्राउन रिंग टेस्ट करना है। तो इसकी प्रेजेंस आपको नहीं चाहिए, इसको आप किस तरीके से हटा सकते हो, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा हुआ है। या तो सल्फेमिक एसिड के साथ इसे हीट करो, या आप इसे यूरिया के साथ हीट करो। दोनों के साथ अगर आप इसे हीट करोगे तो ये जो NO2 माइनस आयन है ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हट गया, केवल अब अपने पास NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है और ये ब्राउन रिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, N2 गैस प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2। सिमिलरली यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। तो CO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, CO2 में। नाइट्रोजन रिड्यूस, NO2 यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देगा तो नाइट्रोजन गैस बना देगा प्लस H2O। कोई भी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, केवल आपको ये पता रखा है कि कौन से स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों एक ऐसी चीज है ना कि यूरिया हो गया और सल्फेमिक एसिड हो गया, दोनों ही NO2 माइनस रेडिकल को सॉल्यूशन में से हटा सकते हैं, फिर सॉल्यूशन में केवल NO3 माइनस आयन रहेगा और NO3 माइनस आयन का ब्राउन रिंग टेस्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखना, एक और क्वेश्चन है, NaX सोडियम सॉल्ट है पर्टिकुलर एनाइन का, ठीक है, गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ Y व्हेन डाइल्यूटेड विद HCl। ठीक है, ब्रिस्क एफरवेसेंस किसका आता है, CO2 गैस का। और CO2 गैस का एफरवेसेंस लाने के लिए जो अपने पास सोडियम सॉल्ट है, उस सोडियम सॉल्ट में कौन सा एनाइन हो सकता है, कौन सा एनाइन हो सकता है, या तो HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट एनाइन हो सकता है, या CO32 माइनस कार्बोनेट एनाइन हो सकता है। तो या तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, Na2CO3, या फॉर्मूला क्या हो सकता है, NaHCO3। HCl के साथ आप इसे रिएक्ट करोगे, थोड़ा बहुत हीट करोगे, हीट आपको करना पड़ेगा इस केस में, इस केस में हीट नहीं करोगे। कितना बन गया, NaCl प्लस H2CO3, H2CO3 इज व्हाट, H2O प्लस CO2। यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2CO3, और H2CO3 अपने पास क्या होता है, H2O प्लस CO2। तो CO2 गैस यहां से रिलीज होगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको मिलेगा। अब इसके आगे क्या दे रखा है, ऑन हीटिंग NaX इवॉल्व्स अ गैस Y। अगेन Y गैस ही ये इवॉल्व कर रहा है, मतलब CO2 गैस यहां से वापस निकलेगा, केवल आपको इसको हीट करना है।
विच कैन बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड KOH सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH सोल्यूशन में CO2 गैस को ही एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि CO2 गैस ही यहाँ से निकलने वाला है। और कब निकलने वाला है? जब आप इस पर्टिकुलर सॉल्ट को हीट करोगे। तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को आप हीट कर लो, ये मेल्ट हो जाएगा लेकिन डिकम्पोज नहीं होगा। ये सब आपने पढ़ रखा है कि फर्स्ट ग्रुप मेटल के जो अपने पास कार्बोनेट होते हैं उन सारों को अगर आप हीट करोगे तो वहां से कोई भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं होती है, केवल लिथियम कार्बोनेट वहां पे एक एक्सेप्शन है। तो उसको डिकम्पोज करने से सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ये बैलेंस भी है। तो यहां से अगर ये Y गैस रिलीज होता है, Y गैस इज व्हाट? CO2 गैस। तो शुरुआत में आपके पास जो कंपाउंड है ये क्या हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपसे ये पूछा है कि X और Y बेसिकली क्या है? NaX था और Y गैस था। तो Y गैस अपने पास क्या हो गया? CO2 गैस। NaX कौन सा? एनाइन हो गया, बाइकार्बोनेट एनाइन। और ये जो NX सॉल्ट है ये क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया इसमें? इसमें आंसर हो गया अपने पास थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है कि एनाइन क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट आयन। और कौन सी गैस रिलीज हो सकती है हीट करने पर? CO2 गैस। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के इस पेपर में जो क्वेश्चन थे ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक अच्छा सा पैसेज दे रखा है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में। पैसेज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के बारे में पता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आप किसको बोलते हो? CH2 ग्रुप। और इससे आपको क्या लगा हुआ आना चाहिए? स्ट्रॉन्ग -M। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग -M भी होगा तब भी चलेगा। लेकिन इस CH2 ग्रुप के दोनों तरफ अगर -M लगा हुआ है तो ये जो CH2 ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किस तरीके से? अगर आप इसका डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में रिएक्शन करोगे तो ये बेस क्या करेगा? H+ को रिमूव कर लेगा। और ये यहाँ पे जो H+ है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे जो आपने स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप लगा रखे हैं ये स्ट्रॉन्ग -M इस कॉन्जुगेट बेस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये आपने क्या बना लिया? एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको? इनोलेट आयन। कार्बोनिल कंपाउंड का जो चैप्टर है उसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर बहुत सारी रिएक्शंस आपको दे रखी है। इसी तरीके से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, बेस यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करता है। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद इनोलेट आयन टाइप ये स्ट्रक्चर बनता है। ये अपने पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और एग्जिस्टिंग अपने पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है या तो एल्डिहाइड या कीटोन है, इनके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको करवाना होता है और फाइनली हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें केवल आपसे इतना पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव एज एन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड की फॉर्म में कौन सा मोस्ट इफेक्टिव है? तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की एक ही खास बात है कि ये जो हाइड्रोजन है इस H+ को बेस रिमूव कर रहा है। तो हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। जहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो H+ बहुत इजीली लीव कर सकता है और एज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये काम कर सकता है। अब ये चारों ऑप्शन आप देखो, मतलब सिंपल सी बात क्या हो गई कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन एटम की। तो चारों ऑप्शन में यहां पे लिख देता हूं, बहुत आसानी से आप कंपेयर कर पाओगे। इधर दोनों तरफ आपने C डबल बॉन्ड O लगा रखा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। एक तरफ एस्टर ग्रुप है, एक तरफ कीटो ग्रुप है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है सिमिलरली। तो सबसे अच्छा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे कहाँ हो सकता है? जहां पे हाइड्रोजन एटम का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये सबसे ज्यादा है, मतलब कि कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये आपने हटाया तो ये कॉन्जुगेट बेस है, C डबल बॉन्ड O के -M और C डबल बॉन्ड O के -M से ये स्टेबलाइज्ड है। यही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप सबसे अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया? एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप का जो -M है वो कीटो ग्रुप के -M से तो कम ही होता है और जितना ज्यादा -M होगा उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस को ये स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है ना, यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम आएगा और इधर से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा आएगा।
आप फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करो तो यहां पर दोनों में सिचुएशन सेम बनेगा, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग -M लग रहा है, लेकिन यहाँ पे CH3 का +I भी लगेगा। अगर ये हाइड्रोजन आइटम आपने रिमूव कर दिया तो ये जो CH3 है इसका +I लगेगा। +I लगने की वजह से ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्लाइटली लेस स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन में तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ही नहीं, यूं अज्यूम कर लो कि यहां से ये जो H+ है इस एसिडिक H को कोई रिमूव कर ही नहीं पाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को कोई रिमूव कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना ये बहुत ही कम है। यहां से अगर आपने एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लिया कि दोनों तरफ C डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहां से क्या बनेगा नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ब्रिज हेड कार्बन पे नेगेटिव है, यहां पर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता है, प्लेनर नहीं होगा तो कोई भी रेजोनेंस नहीं हो सकता, रेजोनेंस नहीं है तो दोनों C डबल बॉन्ड होगा, -M नहीं लगेगा, -I लगेगा। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का ये सबसे लीस्ट एसिडिक है, और मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। तो आंसर आ गया अपने पास फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अगेन वही पैसेज आपको गिवन है लेकिन इस बार एक रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है और इस रिएक्शन सीक्वेंस में आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो एग्जैक्टली आपको ये जो मैकेनिज्म है ये फॉलो करना है। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, बेसिक मीडियम है, तो बेस वहां से H+ को रिमूव कर लेगा, H+ को रिमूव करने के बाद इनोलेट आयन टाइप बनेगा विच इज अ न्यू न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जो भी आपको एसिड या एसिड डेरिवेटिव कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन या एसिड डेरिवेटिव जो आपको दे रखा है वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके ही प्रोडक्ट आपको बनाना है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OET, एक तरफ एस्टर ग्रुप आपने लगा रखा है, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप आपने लगा रखा है। रिएक्शन आपको किससे करना? NaOET, Na+OET- इथॉक्साइड आयन बहुत ही अच्छा बेस है। इसके बाद CH3 CH2 Br के साथ इसका रिएक्शन करना है, नॉट इन एक्सिस ऐसा आपको दे रखा है, मतलब एक ही मोल है। उसके बाद यहां से जो भी आपको कंपाउंड मिलता है उसकी रिएक्शन आपको किससे करनी है? डाइल्यूट HCl के साथ, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस टाइप हो गया ये, और हीट भी आपको करना है। चलो स्टार्ट करो रिएक्शन सीक्वेंस को। बेस आपके पास क्या है? OET- एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये भी एसिडिक प्रोटॉन है। अल्फा हाइड्रोजन जो C डबल बॉन्डो के साइड में होता है ना वो भी एसिडिक प्रोटॉन होता है, लेकिन उससे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन अपने पास क्या होगा? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो ये एसिडिक प्रोटॉन इसने रिमूव किया, इनोलेट आयन टाइप, ये एक नया न्यूक्लियोफाइल बन गया। रिएक्शन किससे करवाना? CH3 CH2 Br, ये न्यूक्लियोफाइल उधर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, सिंपली SN2 रिएक्शन हो गया। तो यहां पे तो कार्बोनिल कंपाउंड से भी आपने रिएक्शन नहीं करवाया, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दिया। ये आपने क्या बना दिया? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो एस्टर है, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा OH- H+, क्या बन जाएगा? इथेनॉल, और यहां से क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हीट करोगे तो COOH है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो एसिड है, हीट करोगे तो क्या होगा? CO2 गैस रिलीज हो जाएगा, और बाकी इस कंपाउंड को एच सच बना दो, एच सच बनाने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन मिल गया, 2 पेंटेनॉन प्लस इथेनॉल प्लस CO2 गैस। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 2 पेंटेनॉन दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है और CO2 गैस दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पैसेज का एक डिटेल आपको दे रखा है और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है। वैसे इस पैसेज में जो आपको दे रखा है वो बैकमैन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन दे रखी है। कंप्लीट रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये आपको ऑलरेडी पता भी है, तो पैसेज पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिंपली आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक ऑक्साइम आपको दे रखा है, इस ऑक्साइम का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आपने रिएक्शन किया, तो ऑक्साइम का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करने पे बैकमैन रीअरेंजमेंट होता है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? अमाइड। उसके बाद क्या करना है? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करना है। अमाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है।
ऑक्साइम मैं आपको बता देता हूं, कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सा ऑक्साइम आपको दे रखा है, CH3PH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH और यहां पे लॉन पेयर, कॉन्सेंट्रेटेड H+ और हीट, इसी को क्या बोलते हैं हम, बैकमैन रीअरेंजमेंट। किस तरीके से आप इस रिएक्शन सीक्वेंस को प्रोसीड करोगे कि सबसे पहले तो ये जो H+ है ये कहां पे अटैक करेगा, लॉन पेयर पे। ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है इसके ऊपर H+ अटैक करेगा, तो जो OH पुअर लिविंग ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब ये गुड लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो ये जो OH2+ है इसके एंटी में जो भी ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ना, इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में OH2+ के ऑपोजिट में एंटी में जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करता है, और ये जो स्टेप होती है यही रीअरेंजमेंट स्टेप है। क्या बन गया, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ गया, CH3। वाटर की कोई कमी होती नहीं है, वाटर से कौन सा न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पर लगेगा, OH-, तो क्या बनेगा, PH OH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये एक तरीके से कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म से आप वापस से कीटो बना दो तो क्या बन जाएगा, ये फाइनली ऑक्साइम बनेगा। कौन सा ऑक्साइम बन गया, 2 डिग्री, सॉरी ऑक्साइम क्या, अमाइड बनेगा। कौन सा अमाइड हो गया, 2 डिग्री अमाइड। तो ये तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में ऑक्साइम से आपको क्या मिलता है, 2 डिग्री अमाइड। ये आंसर आपने बना लिया, लेकिन आंसर आपसे ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ना इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो बताने। चलो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, एसिड डेरिवेटिव में कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो, एक तरफ OH- अटैच करो, एक तरफ H+ अटैच करो, तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, जिन कंपाउंड के कंडेंसेशन से ये 2 डिग्री अमाइड बना था ना, इस 2 डिग्री अमाइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद वापस से वही कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। तो कौन से कंपाउंड के कंडेंसेशन से ये बना होगा, अमाइन के कंडेंसेशन से प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो वापस से आपको क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर से क्या मिल गया, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन और बेंजोइक एसिड ये दोनों प्रोडक्ट है, तो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं ये, मिथाइल अमाइन और बेंजोइक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये आंसर दे रखा है। बहुत सिंपली आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैकमैन रीअरेंजमेंट का क्या मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करके हम फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, 2 डिग्री अमाइड। और बैकमैन रीअरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, ये जो रीअरेंजमेंट स्टेप है जहां पे ये OH2+ इस लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट में जो भी अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होता है इसी को माइग्रेट करवाना होता है। इसके साथ जो सिन साइड में प्रेजेंट है उसको माइग्रेट नहीं करवाना है। यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। OH2+ के साथ जो भी एंटी में होगा वही माइग्रेट करेगा। फाइनली आपने प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया तो बेंजोइक एसिड प्लस मिथाइल अमाइन आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए ये दोनों क्वेश्चन है बेसिकली। और इसमें आपको क्या बता रखा है, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में आप क्या करते हो, अमाइड से प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करते हो। तो इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म आपको बता रखा है। मैकेनिज्म आप खुद देख लेना, मैकेनिज्म को पढ़ने से भी यहाँ पे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। केवल हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन आपको दे रखे ना, ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लास में लेक्चर नोट्स में भी करवा रखे हैं। क्वेश्चन आप देखना, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में जो रिएजेंट अपने पास है वो अमाइड होता है। अमाइड की रिएक्शन किससे करते हैं, बेसिक मीडियम में हैलोजन के साथ करते हैं। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन। और इसमें भी कहीं ना कहीं बीच में एक रीअरेंजमेंट स्टेप आता है, और उस रीअरेंजमेंट स्टेप के बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाए गए थे। अब मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या पॉइंट आपको लर्न करके रखना है। CONH2 और यहां पे D लगा रखा है, और इधर अपने पास क्या है, CONH2 और इस नाइट्रोजन के ऊपर स्टार लगा रखा है। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH के साथ आप इसकी रिएक्शन करोगे तो प्राइमरी अमाइड से आपको फॉर्मूले में, सॉरी इस रिएक्शन में आंसर क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। अब देखना, इसमें ध्यान से देखना, प्राइमरी अमाइन मिलता है
और स्टेप डाउन रिएक्शन होता है, कार्बन एटम यहां से कम हो जाता है, ये जो कार्बन एटम है ये बेसिकली H2CO3 और फाइनली Na2CO3 या K2CO3 में चला जाता है। आंसर आपको क्या मिलेगा? कार्बन कम कर दिया, प्राइमरी अमाइड से आपने क्या बना दिया? प्राइमरी अमाइन। और इधर से आपने क्या बना दिया? ठीक है, लेकिन आप क्या सोचोगे कि सर इसमें बीच में कहीं पे एक रीअरेंजमेंट स्टेप होता है, और उस रीअरेंजमेंट स्टेप में ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये कार्बन से अटैच्ड ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये लीव करता है। अब जब ये लीव करेगा तो किसी और साइड वाले पे अटैक कर सकता है। साइड वाले पे अटैक करेगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी है क्या कि ये जो फिनाइल ग्रुप है डी वाला, ये उस नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाए, और ये जो विदाउट डी वाला जो फिनाइल ग्रुप है ये इस नॉर्मल नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाए। तो 1 2 3 4 टोटल 4 प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं। इन चारों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है या 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि जब भी यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में रीअरेंजमेंट स्टेप होता है तो ये रीअरेंजमेंट स्टेप प्योरली इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट मतलब ये है कि रीअरेंजमेंट स्टेप में जब ये फिनाइल ग्रुप लीव करता है तो ये वापस से इधर ही अटैच होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब लीव करके ये यहीं पे नाइट्रोजन आइटम से ही अटैच होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्टेप नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि ये फिनाइल ग्रुप है लीव करके स्टार वाले नाइट्रोजन आइटम से कनेक्ट हो जाए, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट करने लग जाए, रिएक्शन करने लग जाए। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो ये जो लास्ट की 2 पॉसिबिलिटी मैंने बनाई है ना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, केवल ये फर्स्ट और सेकंड आंसर हो सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ, उससे ही आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। तो पहले मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि H, D और T और CONH2 रिएक्शन आपसे किससे किया? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस का रिएक्शन है। प्राइमरी अमाइड को चेंज करना है प्राइमरी अमाइन में। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये माइग्रेट होगा, और ये माइग्रेट होके कहाँ लगेगा? नाइट्रोजन पे। फाइनली रीअरेंजमेंट स्टेप में ऐसा ही होने वाला है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये माइग्रेट होके NH2 पे लगेगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो इस फाइनल प्रोडक्ट में ये जो माइग्रेट हो रहा है ये ग्रुप, यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। इस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इन्वर्ट होता है या सेम रहता है, तो उसका भी आपको बता रखा है कि जब भी माइग्रेशन स्टेप अपने पास होती है या जब भी रीअरेंजमेंट स्टेप अपने पास इस रिएक्शन में होता है, तो जो ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, इस ग्रुप के अंदर कायरल कार्बन अगर कहीं पे भी प्रेजेंट है ना, तो उस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है। तो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से रिटेन रखना है। इस बस अल्काइल ग्रुप पे आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड को हटा के NH2 ग्रुप अटैच करना है। NH2 ग्रुप अटैच करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्टली इसी तरीके से बनाना है। तो अब अगला क्वेश्चन आप देखो। अगले क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी बहुत सिंपली आ जाएगा। ये दे रखा आपको C6H5, यहाँ पे H है, इधर क्या है? CH3 है, और यहाँ पे CONH2 है, Br2 KOH आपको दे रखा है कि इसमें प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में आपको क्या दे रखा है कि S अमाइन मिलेगा, R अमाइन मिलेगा, दोनों का 50-50% मिक्सचर मिलेगा या 70-30 का मिक्सचर मिलेगा। S और R एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आपको निकाल सकते हो। आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि इस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेंटेन रखना है, तो मेंटेन रख देते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, बस CONH2 को मैंने NH2 में कन्वर्ट कर दिया जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। अब आप इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो फिशर प्रोजेक्शन में। ये 1 हो गया, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, मोस्ट एटॉमिक नंबर इसी का है, लीस्ट एटॉमिक नंबर इसी का है, तो इसको 4th प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, ये 1st प्रायोरिटी पे। इन दोनों में ये 2nd प्रायोरिटी पे आएगा, ये 3rd प्रायोरिटी पे आएगा। एक्सपेंड करके आप देख लेना। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये कौन सा अमाइन हो गया? S। और जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप है ये वर्टिकल लाइन पे है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ही है कि जब भी 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होता है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज मूव करोगे तो R आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो S आएगा। तो इस पर्टिकुलर कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने रिटेन रखा। रिटेन रखने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट आपको मिल गया दैट इज S प्राइमरी अमाइन। तो आंसर अपने पास कौन सा हो गया? फर्स्ट। तो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस के जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि माइग्रेशन स्टेप में या रीअरेंजमेंट स्टेप में, पहली बात तो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। कोई भी 2
कोई भी दो अमाइड आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप यहां से लीव करता है उसके अंदर प्रेजेंट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई रिएक्शंस दैट डज नॉट गिव ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको कहां मिलता है? एरोमेटिक रिंग है और ब्रोमीन एरोमेटिक रिंग पे अटैच करना है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात है। और कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास है Br+, ब्रोमिनेशन के लिए Br+ इलेक्ट्रोफाइल आपको चाहिए और ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे अटैक कर सकता है। और दो ऑर्थो है एक पैरा है, अगर सभी पे अटैक कर गया तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, किसी एक पे अटैक करेगा तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो यहीं से आपको पता लग गया कि ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट आपको कहां कहां मिलता था, इन केस ऑफ फिनॉल एंड इन केस ऑफ एनालीन। रिएजेंट अपने पास क्या होता था, Br2 वाटर, पोलर पोटिक सॉल्वेंट में Br2 से रिएक्शन हम करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, Br+। और ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे यही प्रॉब्लम आती है कि हर कोई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है हर जगह इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब भी होता है तो इलेक्ट्रोफाइल किसी एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पर अटैक करता है, वहां पे ये अटैच हो गया। अटैच होने के बाद फाइनल स्टेप में वहां से H+ एटम लीव करता है। H+ एटम लीव करने के बाद ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये ऑर्थो, यहाँ पे कौन अटैच्ड है, H। तो ये जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल है इन दोनों जगह पे तो अटैच कर सकता है। अटैच करने के बाद यहां से H+ एटम लीव करेगा तो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिल गए। ये अटैक यहां पे भी कर सकता है, मना नहीं कर रहे हैं कि यहां पे अटैक नहीं करेगा। ये कार्बोकेटाइन बना दिया मैंने, पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ये CH3 है और ये Br है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो H+ एटम अटैच होता है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के साथ वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और H+ एटम यहाँ से लीव करता है। लेकिन यहाँ पे H+ नहीं है, यहाँ पे किसको लीव करना पड़ेगा, CH3+ को। तभी ये ब्रोमीन इस पर्टिकुलर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करने के बाद सक्सेसफुली प्रोडक्ट बना सकता है। और आपको पता ही है कि CH3+ या कोई भी एग्जिस्टिंग ग्रुप कभी भी लीव नहीं करता, केवल H+ ही लीव करता है। तो इस केस में यहाँ पे इस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो है, Br+ अटैक भी करेगा लेकिन फाइनली सक्सेसफुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहां से केवल आपको डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट नहीं मिल सकते। और यही एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हर किसी ऑप्शन में OH के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन आपने ऑक्यूपाई कर रखी है तो आपको लगेगा कि डाइब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट फिर भी मिल सकता है। इस केस में तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर CH3 की जगह COOH लगाया हुआ है या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपने लगा रखा है या SO3H सल्फोनिक ग्रुप लगा रखा है तो उस केस में इन ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूट करके Br+ अटैच होता। Br+ अटैच होने के बाद 1 2 3 ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल सकता था। और वो आंसर मैंने आपको बता रखा है, रिएक्शन का जो नाम है इप्सो सब्स्टिट्यूशन, वो भी आपको बता रखा है। इप्सो सब्स्टिट्यूशन केवल कहां पॉसिबल है, जहां पर SO3 अटैच्ड हो या COOH अटैच्ड हो या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड हो। तो कहां पे आपको ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और रिएक्शन आपने कर रखा है बेसिक मीडियम में Br2 से। बेसिक मीडियम में वाटर तो वहां पे प्रेजेंट है, बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे रिएक्शन और भी तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा। तो अब आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में फिनॉल नहीं प्रेजेंट है, फिनॉक्साइड आयन प्रेजेंट है। और फिनॉक्साइड आयन में O- का जो प्लसम है ना, वो फिनॉल के OH से और भी ज्यादा है। तो यहाँ बेसिकली ऑर्थो और पैरा पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो Br+ यहाँ पे 3 टाइम्स अटैक कर सकता है। 3 टाइम्स अटैक करेगा तो ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। पहले में तो मिलेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आप देखना। सेकंड में क्या कर रखा है, एक ऑर्थो पोजीशन को COOH से ऑक्यूपाई कर दिया तो आपको लगेगा कि 2 खाली है तो 2 पे डाइब्रोमो मिलना चाहिए। सिमिलरली थर्ड में क्या कर रखा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यहां पे
मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट ही मिलते हैं, तो यहां मोनोब्रोमो मिलेगा, यहां ट्राइब्रोमो मिलेगा। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, OH के रेस्पेक्ट में पैरा पे आपने क्या लगा दिया, SO3H। तो आपको क्या लगता है कि सेकंड और फोर्थ इन दोनों में भी ट्राइब्रोमो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों में भी ट्राइब्रोमो मिलेगा। इप्सो सब्स्टिट्यूशन, इस कार्बन पे Br प्लस अटैच हो सकता है, इस कार्बन पे Br प्लस अटैच हो सकता है, बाकी दो ऑर्थो या पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी खाली है ही सही। टोटल मिला के ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि SO3 के केस में, SO3H के केस में और COOH के केस में इप्सो सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट तीनों में तो ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, केवल थर्ड में ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है, जबकि थर्ड में सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आपने अटैच नहीं कर रखा है, लेकिन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, केवल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ही Br2 के साथ रिएक्शन करने पे ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये तो एक कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो अपने पास बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्लस M लगा होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग प्लस M केवल किसका होता है, NH2 ग्रुप का या OH ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, वन ऑप्शन करेक्ट है और आपसे ये पता करना है कि इनकरेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। LiLH4 के साथ रिएक्शन है, LiLH4 के साथ रिएक्शन है, NaBH4 के साथ रिएक्शन है, Sn प्लस HCl के साथ रिएक्शन है, मतलब चारों रिडक्शन का रिएक्शन आपको दे रखा है। तो ये तो कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता करना है कि हर कोई रिड्यूसिंग एजेंट कौन से ग्रुप को रिड्यूस करके क्या बनाता है, NO2 CH4, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने NO2 को रिड्यूस करके NH2 बना दिया और CHO को रिड्यूस नहीं किया, जबकि आपको पता है कि CHO को रिड्यूस करके CH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत और सिंगल करेक्ट है, मतलब कि आंसर तो आ गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट ही होंगे। यहां पे आपको दे रखा है एस्टर और इधर दे रखा है एल्डिहाइड। एस्टर और एल्डिहाइड दोनों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने के बाद फाइनली सिंगल बॉन्ड तक रिड्यूस कर सकता है। तो सिंगल बॉन्ड तक जब रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल बना देगा। यही आपको प्रोडक्ट दे रखा है। अगले में क्या दे रखा है, एक एस्टर ग्रुप दे रखा है और दूसरा दे रखा है कीटोन ग्रुप। रिएक्शन किससे किया है, NaBH4 से। NaBH4 थोड़ा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर पाता है, एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर पाता है, लेकिन एस्टर को ही रिड्यूस नहीं कर पाता। तो इसको कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। और ये जो अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन में कीटोनिक ग्रुप है, इसको रिड्यूस करके कहाँ पहुंचा देगा, अल्कोहल तक। और फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना रखा है और रिएक्शन किससे करवाया, मेटल प्लस एसिडिक प्रोटोन HCl से। तो बिल्कुल सही है, बहुत फेमस रिएक्शन है। Sn प्लस HCl है या Fe प्लस HCl है। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है, Sn प्लस HCl या Fe प्लस HCl। तो ये क्या करेगा, SnCl2 SnCl4 बनाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, NO2 ग्रुप का रिड्यूस करके NH2 में पहुंचा देगा। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स दैट गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन कौन सा कंपाउंड दे सकता है, ये सारे कंपाउंड मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, केवल वह कंपाउंड जो कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं उन्हीं कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे बना के दूंगा। कैनिजारो रिएक्शन में क्या जरूरत है कि सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन की, और केवल वही कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक प्रोटोन है, दोनों रिएक्शन किसमें होती है, बेसिक मीडियम में। एक जगह कौन सी रिएक्शन होती है, अल्डोल रिएक्शन, दूसरी जगह कैनिजारो रिएक्शन। अगर एसिडिक प्रोटोन है आपके पास, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो ये फिर यहां से एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करता है, इनोलेट आयन बनाता है। ये इनोलेट आयन कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद एल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं।
तो एल्डोल रिएक्शन कौन दे सकता है? ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है ना, उस केस में, जैसे केस ये भी हो सकता है, जहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं वहां बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन होती है? कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन के प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है? एसिड प्लस अल्कोहल। तो यहां पे जितने भी कंपाउंड आपके पास दे रखे हैं उनमें से टोटल 5 कंपाउंड ऐसे हैं जहां एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो बेसिक मीडियम में कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, और कैनिज़ारो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, प्लस अल्कोहल, ये आपको बना के आना है। तो टोटल 5 हैं, बना देता हूं। एक तो पहला वाला कंपाउंड है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है। ये भी अपने पास फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करके ड्यूटीरियम लगा रखा है। इसके बाद अपने पास बेंजल्डिहाइड है, कहीं पर भी यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बेंजल्डिहाइड के बाद आप ये देखो, ये जो अपने पास दे रखा है फ्यूरॉन, फ्यूरॉन से CHO ग्रुप आपने अटैच कर रखा है, दोनों तरफ आप देख लो एसिडिक प्रोटॉन, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये आपको दे रखा है ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल में भी आप देख लो कि कहीं पर भी अपने पास एसिडिक प्रोटॉन, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड आपको दे रखे हैं ना, उन सभी कार्बोनिल कंपाउंड में एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो एल्डोल रिएक्शन होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन दे सकता है? और इसके लिए कुछ कंपाउंड आपको दे रखे हैं। तो टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है और कीटोन नहीं देता है। टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। जैसे कोई एल्डिहाइड है, किस तरीके से लिखा जा सकता है टॉलरेंस रिएजेंट को? Ag2O भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये सब रिएक्शन करने के बाद इस कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करता है, AgNH3+। किसी भी तरीके से आपको टॉलरेंस रिएजेंट का जो रिएजेंट है वो लिखा हुआ मिल सकता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाना, क्या बनाना? कार्बोक्सिलेट आयन। बेसिक मीडियम में OH, ये एसिडिक प्रोटॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड को आपने ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन तक पहुंचा दिया, ये ऑक्सीडाइज हो गया तो Ag+ है यहाँ पे। Ag+ क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद क्या बनाता है? Ag सॉलिड। सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर Ag प्रेसिपिटेट जो है ये ग्लास ट्यूब में सिल्वर मिरर के जैसा आपको दिखाई देगा। तो ये आपके पास ऑब्जर्वेशन हो गया, केवल एल्डिहाइड के साथ ऐसा रिएक्शन हो सकता है। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा सकता है तो खुद रिड्यूस होगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज ये नहीं करवा सकता है तो खुद भी रिड्यूस नहीं होगा। रिड्यूस नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको नहीं दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि एल्डिहाइड से टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट होता है और कीटोन से टॉलरेंस रिएजेंट का टेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे जितने भी कंपाउंड आपको दे रखे उसमें से आइडेंटिफाई करना है, तो बाकी के कंपाउंड में नहीं बनाऊंगा। पहले आप देखो कि पहला ऑप्शन आपको दे रखा है CH3CHO, एल्डिहाइड टेस्ट देगा। ऐसा करता हूं सारे ही बना देता हूं। एल्डिहाइड टेस्ट देगा। थर्ड, कीटोन टॉलरेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट ये नहीं देगा। फिर आपने क्या बना रखा है? ये एल्कीन। एल्कीन कहां से आ गया? ये तो बिल्कुल नहीं दे सकता। तो अभी तक तो 2 एल्डिहाइड ने टेस्ट दिया है, एक कीटोन है और एक एल्कीन है। कीटोन या एल्कीन कोई भी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। अगला कंपाउंड आप देखना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ये सब मैंने आपको करवा रखे हैं, क्वेश्चन भी आपको करवाया था। कार्बन से क्या लगा हुआ है? 2 अल्कोहलिक ग्रुप टाइप लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप टाइप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? 2 अल्कोहल लगते हैं तो क्या बनता है? या तो एसिटल बनता है या कीटल बनता है। एसिटल कब होगा? जब एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ अल्कोहल का, और कीटोन में अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ अल्कोहल का तो वहां से कीटल बनता है। यहां इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? एक H प्रेजेंट है, मतलब ये क्या रहा होगा? यही रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा। तो एल्डिहाइड से जो अल्कोहल का एडिशन आपने किया 2 टाइम, वहां से आपको क्या मिलेगा? एसिटल। मोर इंपोर्टेंटली बात यह है कि एसिटल हो चाहे कीटल हो, दोनों बेसिक मीडियम में कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं।
दोनों ही बेसिक मीडियम में स्टेबल है, टॉलेंस रिएजेंट अपने पास बेसिक मीडियम में ही है। दोनों अगर बेसिक मीडियम में स्टेबल हैं तो ये बेसिकली ब्रेक डाउन नहीं होगा। ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इनिशियली इनका जो कंपाउंड है या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो टॉलेंस रिएजेंट का जो पॉजिटिव टेस्ट देने की बात है उसमें हम विचार नहीं करेंगे। ये दोनों स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं तो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसी फॉर्म में ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो जो फिफ्थ अपने पास है ये आपको दे रखा है एसिटल, ऐसे ही कुछ बना देता हूं मैं, तो नहीं देगा। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। अब ये टेस्ट देने वाला है क्योंकि यहाँ पे एसिटल नहीं बना रखा है या फिर कीटल नहीं बना रखा है, यहाँ पे हाफ वाला बना रखा है। हाफ मतलब क्या हो गया कि इस पे अपने पास केवल एक ही अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी दूसरा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट और यहाँ पे H है। मतलब इसको आप क्या बोलोगे, हैमी बोलोगे, और एल्डिहाइड से बना था तो इसको क्या बोलेंगे, हैमी एसिटल। अब हैमी एसिटल जो है या हैमीकीटल है, ये दोनों अपने पास एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होते हैं। तो जब भी आपको हैमी एसिटल या हैमीकीटल दिया जाए ना तो उसको ब्रेक डाउन करके वापस से एल्डिहाइड या कीटोन बना लो। कीटोन अगर बनेगा, हैमीकीटल से क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन टेस्ट नहीं देता है। हैमी एसिटल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड टेस्ट देता है। तो ये हैमी एसिटल है, पक्का टेस्ट देगा। और फिर मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये याद करो कि हैमी एसिटल है या हैमीकीटल है, दोनों ही एसिडिक और बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होंगे तो वापस से आप एल्डिहाइड या कीटोन बना दो। कीटोन टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड टेस्ट देगा। लेकिन अगर कीटल या एसिटल है तो ये दोनों तो बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं तो दोनों टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये वापस से चेंज होकर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना सकते। अब देखना, हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करने से वापस क्या होगा, H+ OH-। जिस भी पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड में अल्कोहल के एडिशन से आपने ये सब बनाया होगा ना, वो बन जाएगा। और साफ साफ आपको दिखेगा कि ये तो टेस्ट देगा। देख लो, हैमी एसिटल था तो हैमी एसिटल से वापस से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड तो टॉलेंस टेस्ट देता ही है, तो 6 वाला पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देने वाला है। सिमिलरली अब आप किस पे आ जाते हैं, 7th पे। 7th भी हैमी एसिटल है, वो भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। 8th वाला फिनॉल है, फिनॉल टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है। 9th वाला वापस से हैमी एसिटल है, अब ये सब आप बना लेना, तो 9th वाला भी टेस्ट देगा। और ये जो अपने पास 10th वाला है, ये 10th वाला हैमीकीटल है, और हैमीकीटल टेस्ट नहीं देगा क्योंकि हैमीकीटल से बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, तो वापस से डिकम्पोज होकर आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिलेगा। मैं बना के दिखा देता हूं, ये लो, देख लो, इस कार्बन पे एक ही OR ग्रुप प्रेजेंट है। OR मतलब अल्कोहल, मतलब यहां पे अल्कोहल का एक ही टाइम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ होगा, और जब एक टाइम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो क्या बनता है, हैमी एसिटल या हैमीकीटल। अब ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहा होगा, दोनों इस तरफ क्या है, कार्बन है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, कीटोन। और अगर आप वापस से बना सकते हो, एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होता है, हैमी एसिटल और हैमीकीटल, तो बेसिक मीडियम अपने पास है, अनस्टेबल है, तो H+ OH- अटैच करो। यहाँ तो अल्कोहल है, अल्कोहल तो वैसे भी टेस्ट नहीं देता है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन है। यहाँ से वाटर आपने रिमूव किया तो ये क्या बन गया, कीटोन। कीटोन टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, तो ये जो 10th वाला कंपाउंड है ना, ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास टोटल 5। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल गया कि टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। कीटोन और एल्डिहाइड से आप हैमी एसिटल, हैमीकीटल, कीटल या हैमीकीटल भी बना सकते हैं। तो कीटल और एसिटल ये दोनों तो देंगे ही नहीं, लेकिन हैमी एसिटल और हैमीकीटल में हैमी एसिटल देगा। और एक और आपको क्या बता रखा था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी रिएक्शन देता है और टर्मिनल अल्काइल भी रिएक्शन देता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और टर्मिनल अल्काइन इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं दे रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द सीक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फाइनली ऑब्टेन्ड। और सीक्वेंस बहुत बड़ा दे रखा है, इसमें ऑर्गेनिक की ऑलमोस्ट सारी की सारी रिएक्शंस कवर हो जाती है। तो ये एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा टाइम यहां पे कंज्यूम होने वाला है। सीक्वेंस आप देखना,
Me(C) एसिडिक प्रोटॉन है, रिएक्शन आपने किससे करवा दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये जो एसिडिक प्रोटॉन है हर किसी एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होगा। तो ये डबल कार्बन का कार्बोनाइन अच्छा बेस हो गया, क्या हो जाएगा CCH, मतलब इथेन गैस आपने बना दिया। तो गैस तो यहाँ पे चला गया, यही सीक्वेंस में आपको दे रखा, और उसके बाद कोई प्रोडक्ट आपको मिला X, तो X अपने पास क्या हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट है और इथेन गैस यहाँ से रिलीज हो गया। इसके बाद आपने रिएक्शन किया MECI से, न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, टोटल 5 कार्बन का नॉन टर्मिनल अल्काइन बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करना है। डाइल्यूट H2SO4 से जब आप रिएक्शन करोगे HgSO4 की प्रेजेंस में, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो डाइल्यूट H2SO4 से आपको क्या मिलेगा H+, और वाटर यहाँ पे एक्सिस अमाउंट में, तो एक्सिस अमाउंट में जो है वहीं से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वाटर। न्यूक्लियोफाइल वाटर से अल्टीमेट अटैचमेंट किसका होगा, OH- का। मार्कोनी का प्रोडक्ट आपको बनाना है, विदाउट रीअरेंजमेंट बनाना है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती जहां पर भी अल्कीन होता है, क्योंकि जब ये अल्कीन में H+ अटैक करेगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जब पॉजिटिव होता है तो कोई भी कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो ये क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव, वाटर से OH- यहाँ पे अटैच कर देगा। ये सब रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे, आपने पढ़ रखा है। कीटो इनोल आप देख लो यहाँ पे, तो ये आपने क्या बना दिया, कीटोन। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल तक रिड्यूस कर देगा। इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन रिएक्शन, और इवन रिएक्शन में आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, हॉफमैन प्रोडक्ट भी मिलेगा, सेटजेव प्रोडक्ट भी मिलेगा। सेटजेव प्रोडक्ट क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, वही आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है। कैसे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, इवन एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो लॉन पेयर है H+ पर अटैक करेगा, जिससे कि OH गुड लिविंग ग्रुप OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हटा देता हूं ये, OH2+ में कन्वर्ट होने के बाद क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन जहां है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन को बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से H+ हटा दो, एल्कीन का फॉर्मेशन करो, रीअरेंजमेंट होगा नहीं। बीटा कार्बन इधर भी है, बीटा कार्बन इधर भी है। बस इसमें एक एम्बिग्यूटी क्या दे रखी कि आपको कहीं पे भी मेजर प्रोडक्ट नहीं लिख रखा, क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन आपको क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट अज्यूम करके चलना है। तो यहां से H+ जाएगा तो ये एल्कीन आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो एल्कीन आपने बनाया है इसका ओजोनोलिसिस करना है। तो O3 किसके साथ रिएक्शन किया, CH3 होल ट्वाइस S, मतलब O3 ZnH2O के जैसा ये रिएक्शन है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है CH2Cl2, उसकी प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस आपने किया है। अगर O3H2O होता तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं, लेकिन O3 ZnH2O है, या O3 Zn की जगह मिथाइल सल्फाइड, ये अगर आपने यूज किया तो उस केस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, डाइल्यूट OH- और हीट, तो ये आप कार्बोनिल कंपाउंड पे आ गए। एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, बेसिक मीडियम में अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो या तो एल्डोल रिएक्शन हो सकता है या कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब कि एल्डोल रिएक्शन होगा। एल्डोल रिएक्शन होने के बाद एल्डोल प्रोडक्ट आपको मिलोगे, हीट करोगे तो एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिल सकते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर बेसिकली 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, तो क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, और नॉर्मली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, सारे के सारी पॉसिबिलिटीज आपको काउंट करनी है। चलो बताओ, एल्डोल रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं हम किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम क्या करता है, जो एसिडिक प्रोटॉन है अल्फा हाइड्रोजन उसको कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने से क्या बनता है, इनोलेट आयन। अब ये जो इनोलेट आयन है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वापस से जो कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास प्रेजेंट है
ऐसा तो नहीं है कि सारे कार्बोनिल कंपाउंड में से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करके इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल अभी प्रेजेंट है। ये जो इनोलेट आयन है इन कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। कार्बोनिल कंपाउंड पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक ही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद आपको एल्डोल मिलेगा। एल्डोल में से वाटर रिमूव करके एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है? ये इनोलेट आयन खुद पे अटैक कर सकता है, सामने वाले पे कर सकता है। ये इनोलेट आयन खुद पे अटैक कर सकता है, सामने वाले पे कर सकता है। तो टोटल 4 एल्डोल प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और कंडेंसेशन करने के बाद बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाता है, तो 4 एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ये तो 4 एक तरीके से स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है, लेकिन जो पाई बॉन्ड वहां पे बनेगा, अगर पाई बॉन्ड पे जीआई पॉसिबिलिटी है तो टोटल 8 एल्डोल प्रोडक्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो आप काउंट करना कि कितने एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे, टोटल काउंट करना। ऐसा नहीं बोला है कि स्ट्रक्चरली आपको केवल देखना है। तो बना देता हूं मैं एक बार। यहां पर अटैक करेगा तो ये कितना आएगा, O- H+ अटैच कर दो एसिडिफिकेशन के बाद। एक तो ये हो गया, इसी में वेरिएशन करता रहूंगा। CH3 CHO H यहां से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, O- हो जाएगा तो H आ जाएगा, H CH2 CH3। अब ये इस पर अटैक करवा देते हैं। तो CHO है, ये CH2 है, माइनस था ना, यहां पर अटैक किया तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर O- चला गया, H है CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये हो गया। और एक फाइनल प्रोडक्ट अभी और बनाना है। अभी एल्डोल प्रोडक्ट मिला है, एल्डोल कंडेंसेशन भी करेंगे। ये इधर अटैक कर जाए तो देखना, न्यूक्लियोफाइल अपने पास क्या है, CH- CHO, ये अटैक किया वहां पे तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर O- हो गया, H वहां पे प्रेजेंट है और CH3 O- का एसिडिफिकेशन, वाटर से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव कर लिया तो अल्कोहल बन गया। तो ये आपने बना दिया एल्डोल। एल्डोल प्रोडक्ट के बाद एल्डोल कंडेंसेशन करना है। यहाँ पे ये OH प्रेजेंट है और साइड में से H+ रिमूव करना है। E1CB रिएक्शन होता है, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये दोनों हो गए बीटा कार्बन। बीटा कार्बन यहाँ से H+ रिमूव करेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई गैप पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन मिलेगा। तो यही प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो ये सब हटा दो। सिमिलरली ये OH है, CHO इधर है, पाई गैप पाई, इधर से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। CHO इधर है तो यहाँ पे OH था ना, OH हटा दो, यहाँ से H+ हटा दो, ये पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये अल्फा कार्बन पे OH, बीटा से H+ आप हटा दो, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो टोटल 4 एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमने बना लिए। अब इस पाई बॉन्ड पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, GI शो करेगा। इस पाई बॉन्ड पे कार्बन और कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और CHO, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, GI शो करेगा। यहाँ पर भी GI शो कर रहा है, यहाँ पे भी GI शो कर रहा है। तो टोटल स्ट्रक्चरली 4 एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको मिले और टोटल स्टीरियोकेमिकली 8 एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको मिले। अच्छा, आप एक बात और देख लो, अभी तो केवल आपने GI की पॉसिबिलिटी देखी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी तो यहाँ से हो सकता है ना। तो कायरल कार्बन भी देख लो, कायरल कार्बन के अबाउट भी और ज्यादा स्टीरियो आइसोमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, केवल ज्योमेट्रिकल सेंटर ही प्रेजेंट है। और एक एक ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट 2-2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो टोटल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन इथेनॉल एंड फिनाइल इथेनॉल मिक्सचर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH एट अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया लो टेम्परेचर, और इथेनॉल और फिनाइल इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है डाइल्यूट बेसिक मीडियम में लोअर टेम्परेचर पे। तो एल्डिहाइड या कीटोन का जो रिएक्शन है डाइल्यूट बेसिक मीडियम में, क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है या क्या रिएक्शन फॉलो करना है, एल्डोल कंडेंसेशन। और यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना है, केवल एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि टेम्परेचर कम दिया हुआ है। टेम्परेचर अगर ज्यादा दिया होता तो फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हमें बनाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा करना, आप ये अटेम्प्ट करना, ये इथेनॉल है और ये फिनाइल इथेनॉल है,
और डाइल्यूट बेसिक मीडियम है। केवल आपको एल्डोल बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बनाना है। प्रोडक्ट आप किस तरीके से बनाते हो, ये बेसिक मीडियम सबसे पहले क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन मतलब एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने से क्या बनता है, इनोलेटाइन विच इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये लो। और ये जो अपने पास दो स्पीशीज हैं, इसमें से क्रॉस एल्डोल के टोटल स्ट्रक्चरली 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। या तो ये इधर अटैक कर सकता है या इधर अटैक कर सकता है। सिमिलरली या तो ये इधर इस एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है या फिर इसी के खुद के एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे 4 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। सारे प्रोडक्ट आप बना के देखना, बना के देखने के बाद आप चेक कर लेना कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी तो है नहीं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि एल्डोल प्रोडक्ट आपने बनाया, एल्डोल कंडेंसेशन की नहीं बनाया। एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होता, वहां पे जीआई की पॉसिबिलिटी होती। फिलहाल जीआई की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो केवल आपको इतना चेक करना है कि कोई कार्बन कायरल तो नहीं बन रहा है। एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 प्रोडक्ट आएंगे, 2 कायरल कार्बन के अबाउट 4 प्रोडक्ट आएंगे। सारे प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकली बनेंगे तो 2 कायरल कार्बन के अबाउट 4 प्रोडक्ट आ सकते हैं। इस तरीके से चारों स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि कितने कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करने के बाद टोटल स्टीरियो आइसोमर आपको यहां पे बताने होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एस्टर ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 सोडियम बोरा हाइड्राइड से रिडक्शन किया है, और सीधा आंसर आपको बताना है। तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में भी किया हुआ है और इसी पेपर में 2 बार आ चुका है ये। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो क्या करता है, एस्टर और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर सकता है, और सोडियम बोरा हाइड्राइड केवल कीटोन एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड को रिमूव या रिड्यूस करता है। तो ये केवल इधर इंपैक्ट करेगा, ये दोनों जगह इंपैक्ट करेगा। रिड्यूस करके कहां पहुंचाता है, अल्कोहल तक पहुंचाते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा। अच्छा, ये इधर अल्कोहल बना दिया मैंने, ये इस कार्बन का भी मैंने अल्कोहल बना दिया, बिल्कुल सही है। और इस कार्बन को भी अल्कोहल में बना दो। और सोडियम बोरा हाइड्राइड एस्टर पे तो अटैक नहीं करेगा, केवल कीटोनिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करके छोड़ेगा। तो ये आंसर हो गया। अब आप ये चेक कर लेना, सेकंड ऑप्शन ये आंसर आपको दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ग्लाइऑक्सल एज अ प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट आपको बनाने आने हैं, लेकिन आपको बस ये पता करना है कि ग्लाइऑक्सल किसको बोलते हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि ग्लाइऑक्सल किसको बोलते हैं, तो प्रोडक्ट तो आप बना लोगे, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सी रिएक्शन से आपको ग्लाइऑक्सल मिल रहा है। तो कैसे याद करोगे ग्लाइऑक्सल को, CH2OH, CH2OH इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल। तो ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल इसका मतलब क्या करना है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो CHO इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइऑक्सल। किसके ओजोनोलिसिस से आपको ग्लाइऑक्सल मिल सकता है। तो पहला अपने पास हो गया, ग्लाइऑक्सल क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन तक बनाना है। इसका मतलब कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता ना तो ग्लाइऑक्सल तो कभी नहीं मिल पाता। ग्लाइऑक्सल में ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप हैं, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड ग्रुप फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कहाँ चले जाते हैं, एसिड में चले जाते हैं। फिलहाल आपको यहीं पे रखना है एल्डिहाइड तक, मतलब कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात है। चलो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगाना है। तो एक तो ये आपको मिल गया, सिंगल बॉन्ड को नुकसान नहीं पहुंचाना है, एकदम ड्राइंग आपको करनी है। ये ग्लाइऑक्सल मिल गया, पहला ही आंसर हो गया। सेकंड अपने पास क्या है, ये दे रखा है। चलो, डबल बॉन्ड O लगा है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, मीथेनॉल, सॉरी मीथेनल। ये एल्डिहाइड बना दिया, यहाँ से ये ब्रेक करेगा, सिंगल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ से भी ये ब्रेक करेगा, उसके बाद ये चला गया इधर। यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक हुआ था, यहाँ से ब्रेक हुआ था, और जब यहाँ से ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड आएगा। तो मीथेनल आपको 2 मिल गए, एक ये प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया, कहीं पे भी ग्लाइऑक्सल आपको नहीं मिला है। और अगला आपको क्या दे रखा है, ब्यूटाडाइईन। चलो ब्रेक करो, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो ये आ गया मीथेनल, उधर से भी आ गया मीथेनल,
और बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी ग्लाइऑक्सिल मिल गया। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ऐसा है जहां से आपको ग्लाइऑक्सिल प्रोडक्ट मिल सकता है अगर ये जो फॉलोइंग रिएक्टेंट आपको दे रखे हैं इनका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन में दोनों तरफ आपको एल्डिहाइड दे रखा है, 50% NOH के साथ रिएक्शन करना है, प्रोडक्ट E और B आपको मिल रहा है और आपसे ये पूछा है कि प्रोडक्ट A और B क्या हो सकते हैं। और दोनों जो एल्डिहाइड आपको दे रखे हैं ना, इन दोनों एल्डिहाइड में कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? कैनिसारो रिएक्शन होगी। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो एल्डोल रिएक्शन होती। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट भी हम बहुत जल्दी से बना देते हैं, टाइम ही नहीं लगना चाहिए। ये मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है प्लस, और ये बेंजल्डिहाइड है। हमेशा कैनिसारो में क्या दिया जाता है? 50% NH। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट बेसिक मीडियम भी आपको नहीं दिया जाता। A प्लस B मतलब कि दो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, कैनिसारो रिएक्शन के प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं कि जो भी बेस है OH माइनस ये इधर अटैक करता है, अटैक करने के बाद क्या होता है? पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होता है और एक बहुत ही अनलाइकली स्टेप यहाँ पे हो जाती है, हाइड्राइड आयन लीव करता है। हाइड्राइड आयन लीव करके रिएक्शन मिक्सचर में बैठा नहीं रहता। जैसे ही हाइड्राइड आयन यहाँ से लीव करता है ना, ये सेकंड एल्डिहाइड के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है, टाइम नहीं मिलता, बस हाइड्राइड आयन लीव किया और अटैक किया। तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोक्साइड आयन में। और आपको पता ही है कि एल्कोक्साइड आयन मतलब कि ये बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक प्रोटॉन है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये वापस से यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये कंप्लीटली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन में। तो एक तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा क्या बनता है? अल्कोहल। सिमिलरली इधर से भी क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलेट आयन, और इधर से भी क्या बन सकता है? अल्कोहल। तो बेसिकली दो प्रोडक्ट मिलने की संभावना है, ये या तो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो सकता है या अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। सिमिलरली या तो ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो सकता है या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। दो सेट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको क्या करना है? साइक्लोहेक्सेनॉन है और उसमें एक ब्रोमीन लगा रखा है, कन्वर्ट करना है, ये सब हटा देता हूं, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तो रिडक्शन आपको करना है और ब्रोमीन को डिस्टर्ब नहीं करना है, ब्रोमीन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन का जो सेंसिटिव है, ब्रोमीन सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए। ब्रोमीन अपने पास क्या होता है? अल्काइल हैलाइड होता है। अल्काइल हैलाइड में क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है या एलिमिनेशन भी हो सकता है। अच्छा बेस होगा तो एलिमिनेशन करेगा, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करके Br लीविंग ग्रुप को हटा देगा, तब यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब बेसिकली बेस हो या न्यूक्लियोफाइल हो, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिक मीडियम नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये बेसिकली ये जो Br यहाँ पे लगा हुआ ना, इसको भी डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करने के बाद यहाँ पे कुछ बन जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। अब बताओ कौन सा रिएजेंट ऐसा कर सकता है? बेसिक मीडियम नहीं होना चाहिए, एसिडिक मीडियम चल जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम का अल्काइल हैलाइड के साथ कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या दे रखा आपको? NH2 इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट दे रखा OH माइनस, NH2 OH माइनस। बेसिक मीडियम में ये कौन सा रिएक्शन होता है? वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्केन में चेंज कर सकता है। एल्केन आपको बनाना था, रिडक्शन आपको करवाना है, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन बेसिक मीडियम में यहां से एलिमिनेशन भी हो जाता और पाई बॉन्ड आ जाता कार्बन कार्बन का, Br यहां पे नहीं रहता। तो ये सूटेबल रिएजेंट नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली बेस सेंसिटिव ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा क्या हो गया? रेड P प्लस HI।
या रेड पी प्लस I2, इसमें वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, PI3 बनेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, HI। रेड पी प्लस HI बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जितने भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, हर किसी को रिड्यूस करके एल्केन तक कन्वर्ट कर सकता है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप को नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली फंक्शनल ग्रुप को ही एल्केन तक कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको भी यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH2 तो ये भी नहीं होना चाहिए। थर्ड अपने पास क्या हो गया, ZnHgHCl। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लेमेंशन रिडक्शन क्या कर सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन तक रिड्यूस कर सकता है। और यहाँ HCl मतलब एसिड है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप ये नहीं है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो क्लेमेंशन रिडक्शन का यूज किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा था। इससे आपको वापस से पता चल गया कि क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-क्विस्नर रिडक्शन दोनों में से एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे वर्क नहीं करेगा, दूसरा बेस सेंसिटिव ग्रुप पे वर्क नहीं करेगा। वर्क तो करेगा लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट आपको वहां से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक रिएक्शन सीक्वेंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखा है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाना है, फिर उसके बाद ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करवाना है। AlCl3 क्या करेगा बेटा, AlCl3 लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या करता है, Cl- को निकाल लेगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये CHO यहाँ पे लगा रखा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन AlCl3 साफ दिख रहा है। AlCl3 क्या करेगा, Cl- को खाता है। तो यहां से अपने पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, असाइल कैटाइन। इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल है और इंटरनली आपको बेंजीन रिंग पे अटैक करवा के और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। तो बेसिकली साइक्लोइजेशन हो जाएगा। कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, इस ऊपर वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये CHO कैसा है, -m है। और -m क्या करेगा, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो मेटा पोजीशन है, यहीं पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सकता है। और वैसे भी अटैक इधर ही करना था, क्योंकि ऊपर अटैक करेगा तो रिंग आपका लंबा बन जाएगा। रिंग आपको केवल 6 कार्बन एटम तक ही बनाना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, उसके बाद वहां से आप H+ एटम हटा दिया करो, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो, H+ हटा दो, ताकि बेंजीन का एरोमेटिसिटी मेंटेन रहे। इसके बाद क्या करना है, ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करना है। तो क्लेमेंशन रिडक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करके एल्केन तक कन्वर्ट करता है। तो यहां तो आपके पास क्या बन गया, CH2 आ गया, और यहां पे अपने पास क्या आ गया, CH3 आ गया। ये फाइनल आंसर है, चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन गिव्स बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन के 4 कंपाउंड आपको दे रखे हैं। हॉट KMnO4 दैट मीन्स एसिडिफाइड KMnO4 के साथ भी रिएक्शन आपको करवाना है, और ये पूछा है कि कहां पे आपको बेंजोइक एसिड मिल सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर था उसके फाइनल लेक्चर में आपको बताया था कि बेंजीन के साथ अटैच्ड ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे आप कुछ भी लगा दो और एसिडिक KMnO4 या हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। हॉट KMnO4 या ऐसा लिखा हो एसिडिक KMnO4, ठीक है। और KMnO4 की जगह और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास क्या हो सकता है, इसी की तरह हॉट K2Cr2O7। तो इनके साथ रिएक्शन करवाने पे बेंजीन के साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे आप कुछ भी लगा दो, ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। बस इस कार्बन पे क्या नहीं होना चाहिए, 3 कार्बन एटम, मतलब कि 4 डिग्री कार्बन एटम ये नहीं होना चाहिए। बाकी इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितना भी अटैच हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, कोई भी साइकिल अटैच हो, कोई भी पाई बॉन्ड अटैच हो, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। बाकी अगर इस तरीके का केस है तो हर बार ऑक्सीडेशन के बाद आपको बेंजोइक एसिड ही प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करना चाहिए, या तो हॉट K2Cr2O7 या हॉट KMnO4। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, पहले ऑप्शन में लगा रखा है आइसोप्रोपाइल। तो ठीक है, यहां से भी आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। सेकंड ऑप्शन में बेंजीन से आपने क्या लगा रखा है, CH3, बेंजोइक एसिड यहां से भी मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन में क्या लगा रखा है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो वही है, हर किसी केस में
जब यहाँ पे इस बेंजाइलिक कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये बेंजाइलिक कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्रुप उधर लीव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। तो हर किसी से बेंजोइक एसिड आपको मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस अपने पास सिंगल करेक्ट है और 5 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखना है, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करना है मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात है, और सारे ही आपको एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का अटैक आपको देखना है। कहाँ पे ये अटैक बेटर हो सकता है, जहां पे बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां फास्ट अटैक करेगा। तो केवल आपको ये देखना है कि बेंजीन रिंग पे कहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होने से उसी ऑर्डर में आपको ये अरेंज करना है। तो सारे ऑप्शन में यहां पे नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको ये बता देता हूं कि क्या ऑर्डर आ सकता है। फर्स्ट में आपने क्या लगा रखा है, CHO, और एक और बेंजीन रिंग से क्या लगा रखा है, C+CH3। जैसे कुछ इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो कि बीच में एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से आपने ये दो स्ट्रॉन्ग -M लगा रखे हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग -M क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे कैसा होगा, स्लो होगा। तो ये तो सबसे पहले नहीं आ सकता। सेकंड में आपने क्या लगा रखा है, फर्स्ट की बात है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, केवल ग्रुप में आपको बता देता हूँ, OCH3 लगा रखा है और OCH3 लगा रखा है, दोनों +M है। थर्ड में क्या लगा रखा है, Br और C+CH3 लगा रखा है। तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये स्ट्रॉन्ग -M है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपने लगा रखे हैं। और फोर्थ में आपने क्या लगा रखा है, N+O, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। तो जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लॉन पेयर होता है तो ये लॉन पेयर हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ रेजोनेंस करता है, तो इसका क्या लग सकता है, +M लग सकता है। और एक और ग्रुप क्या लगा रखा है आपने, NHC+CH3। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की तरफ रेजोनेंस करेंगे, तो इसका भी क्या लग रहा है, +M। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जहां पे जितना भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसी के केस में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जो रेट है वो फास्ट आने वाला है। तो पहले ऑप्शन में दोनों -M है, फिर यहां पे दोनों +M है। सेकंड में जो +M लग रहा है OCH3 का, ये +M बेटर होता है, बहुत ज्यादा +M होता है इन कंपैरिजन टू NHC+CH3 या N लॉन पेयर डबल सिंगल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे जो +M है वो कम है और OCH3 का जो +M है वो ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, सेकंड, क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा है बेंजीन रिंग पे। इसके बाद कौन आ जाएगा, फोर्थ। इसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे इसका ओवरऑल -I लगता है, इसका ओवरऑल -M लगता है। यहाँ पे दोनों -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो फर्स्ट के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे स्लो होगा। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर भी आपने निकाल लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इस तरीके के क्वेश्चन आपने पिछले पेपर्स में भी कर रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दे रखा है और रिएक्शन सीक्वेंस में फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। इजी सा रिएक्शन सीक्वेंस है, बना देता हूं मैं। बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 और CH3 ग्रुप दोनों अटैच्ड है। रिएक्शन किससे किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, उसके बाद Cl2AlCl3 से, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस। साथ में प्रोडक्ट हम बनाते हुए चलेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड और बेसिक मीडियम है, इसीलिए आपने पाइरिडीन यूज किया है। तो क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड की बात है तो बेसिकली यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। या एसिटिल हैलाइड से आप अगर रिएक्शन करवाओगे तब भी वहां पे हैलाइड आयन लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अपने पास क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इधर लिविंग ग्रुप है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2TH। इधर CH3 बना देता हूँ, यहाँ पे NH2 प्लस C+CH3 प्लस CH3 C+- यहाँ से वापस से H प्लस रिमूव कर लेगा, तो फाइनल आपको एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिल गया। और ये आपने बेसिकली क्या कर दिया, NH2 जो कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप था,
उसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज कर दिया, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में चेंज कर दिया। किस तरीके से? एसिटाइलेशन करके, नाइट्रोजन के ऊपर C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके। अब ये जो लॉन पेयर है बेंजीन की तरफ तो रेजोनेंस कर ही सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज कर ही सकता है, लेकिन इसका जो मोस्ट रेजोनेंस है वो C डबल बॉन्डों की तरफ है। तो रेजोनेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, C डबल बॉन्डों की तरफ ज्यादा जा रहा है, बेंजीन रिंग की तरफ कम जा रहा है। तो जो प्लस M है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने से ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में काउंट होता है। और मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में अब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अब क्या करना है? Cl2Al Cl3। तो ये तो आपको याद आ गया होगा कि अगर आप एनालीन के ऊपर डायरेक्टली Cl2Al Cl3 का रिएक्शन करवाते तो ये नहीं होने वाला था। नहीं, ये तो हो जाता, सॉरी, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं होता। क्या बन गया यहां से? Cl प्लस और ये लुईस एसिड होता है, Cl माइनस को रिमूव कर लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है AlCl4 माइनस। तो यहां से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल गया? Cl प्लस। ये अपने पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 क्या लगाता है? प्लस Hc। ये अपने पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्या लगाता है? प्लस M। तो प्लस M अपने पास ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसी की बात आपको माननी है और उसी के रेस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस का अटैचमेंट आपको करना है। तो कहां पे अटैच करना पड़ेगा? ऑर्थो पे, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि पैरा पोजिशन ऑक्यूपाइड है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से क्या होगा? जो एसिटाइलेशन आपने किया था ना, ये एसिटाइलेशन यहां से हट जाएगा। जो भी अपने पास अमाइड है, इस अमाइड से वापस से क्या बन जाएगा? अमाइन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरीके से हाइड्रोलिसिस करते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कार्बन और लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके एक तरफ OH माइनस, एक तरफ H प्लस। तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो गया? एनालीन में। इसके ऑर्थो पे क्या आ गया? Cl, इधर क्या आ गया? CH3 प्लस, इधर से क्या आ जाएगा? CH3CH। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे Cl आपको लगाना, पैरा पे ऑलरेडी CH3 अटैच था। ये जो कंप्लीट पेपर है हमने डिस्कस कर लिया, 25 क्वेश्चंस थे, तो डिस्कस करने में आपको काफ़ी टाइम लगा। इस पेपर में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते थे। केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो भी करंट चैप्टर्स आप पढ़ रहे थे, जहाँ से ये क्वेश्चन पेपर बना है, वो सारे के सारे करंट चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अगर सिलेबस कंप्लीट होता ना तो पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते थे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चला कि कार्बोनिल कंपाउंड में अपने पास सबसे ज़्यादा रिएक्शंस कहाँ से आता है? या तो एल्डोल रिएक्शन से आता है या कैनेजारो से आता है, या अपने पास टॉलेंस रिएजेंट को इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड में 3 रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डोल रिएक्शन, कैनेजारो रिएक्शन और हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली नाइट्रोजन वाले में अपने पास जो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस है, ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इन्हीं चारों रिएक्शन के ऊपर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये पेपर कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया।